हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी का लेक्चर नंबर 6, दैट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का है क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। इट इज़ अ जनरलाइज मैकेनिज्म फॉर एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब कोई टारगेटेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं होता। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंट। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में तीन टाइप के मैकेनिज्म्स आते हैं। फर्स्ट वन इज अ फैगोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज अ इन्फ्लामेशन एंड थर्ड वन इज अ फीवर। तो फैगोसाइटोसिस जैसा आपको पता होगा एक प्रोसेस है जो कि बहुत सारे ऐसे डिफेंस के सेल्स है, मतलब इम्यून सेल्स जिनको हम बोलते हैं, उन सेल के द्वारा की जाने वाली एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स आर देयर, मैक्रोफेजेस आर देयर, जो क्या करते हैं उस एंटीजेनिक मटेरियल को या फिर बैक्टीरिया को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करते हैं और उसको कील कर सकते हैं। इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल और अ होल पैथोजन बाय फैगोसाइटिक सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ओके, तो ये प्रोसेस होती कैसी है? तो फॉर एग्जांपल एक कोई पैथोजन है और ये जो फैगोसाइटिक सेल है, मतलब न्यूट्रोफिल हो या इओसिनोफिल हो, उसका क्या हो, सॉरी वेट, हाँ, उसका क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन। और पैथोजन, जब पैथोजन को सेल एंगल्फ करती है तो क्या होता है? फैगोसोम्स बनते हैं। ओके, क्या बनेगा? फैगोसोम्स बना, वेट, हाँ, फैगोसोम बनेगा। उसके बाद फैगोसोम अगर लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है तो फिर बनता है फैगोलाइसोसोम। और ये जो फैगोलाइसोसोम है, ये इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है वो क्या करती है? वो बैक्टीरिया हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको डाइजेस्ट करती है और बाकी का जो अनवांटेड जो मटेरियल होता है वो सेल के बाहर फेंक दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे ये क्या देखेंगे, डायग्राम के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये बैक्टीरिया, ये फैगोसाइटिक सेल है। ओके, इसके एक्सटेंशंस लाइक सेल मेम्ब्रेन है, देखिए सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया को सेल ने एंगल्फ किया तो उसका क्या बना? फैगोसोम बना। फिर उस फैगोसोम का फ्यूजन किसके साथ हुआ? इस लाइसोसोम के साथ हुआ, तो बना फैगोलाइसोसोम। अब ये फैगोलाइसोसोम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डाइजेस्ट करते हैं और बाद में जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है? एक्सोसाइटोसिस किया जाता है। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी कोई बैक्टीरिया हो या एंटीजेनिक मटेरियल है उसके ऊपर क्या होता है? एक क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। MHC का मतलब है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये हम आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम देखेंगे कि MHC मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एंटीजन के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद ये भी जो कोई फैगोसाइटोसिस सेल है उसके ऊपर ये दिख जाते हैं ऐसे। ओके, सो at a time of phagocytosis, glucose and oxygen consumption is increases and this process is called respiratory burst. Okay, अब ये respiratory burst जो होता है इसका क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ क्या होता है?
रिस्पायरेटरी बर्स्ट में बहुत सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्रीज होते हैं, ओके। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बैक्टीरिया को किल करने में मदद करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, जो कि क्या हुआ है, फैगोसाइटोसिस हुआ है। किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस, जो सेल्स है मतलब न्यूट्रोफिल्स होंगे या मैक्रोफेजेस होंगे, उसके थ्रू जो बैक्टीरिया फैगोसाइटोस हुआ है उनको क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड किल करते हैं। इसके कारण रिस्पायरेटरी बर्स्ट होता है, ओके। सो देयर मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेटरी बर्स्ट एंड इंट्रासेलुलर किलिंग, इसके दो टाइप्स है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फैगोसोम बना है, ओके, अभी हमने फैगोसोम देखा, लाइसोसोम प्लस फैगोसोम के पहले जो स्टेज थी दैट इज द फैगोसोम। जो फैगोसोम बना है उसके कारण देर इज अ इंक्रीज इन HMP शंट ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब रिस्पायरेटरी बर्स्ट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है उनका वो बढ़ती जाएंगी। तो क्या होता है, HMP मतलब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस भी बढ़ती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है। उसके कारण देर इज अ लो पीएच कम होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड आ रहा है, मतलब पीएच भी कैसा होगा, लो पीएच होगा, एसिडिक पीएच होगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं। ये जो सभी है इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी बर्स्ट, ओके। इसमें होता क्या है, तो बहुत सारे ऐसे जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो मॉइटीज है लाइक सुपर ऑक्साइड एनायंस है, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स है, सिंगलेट ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स है, ये सभी बनते हैं। और दीज आर रोल एज अ माइक्रोबिसाइडल एजेंट्स, मतलब ये क्या काम करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उनको कील करते हैं। सो हमने पहले ही कहा था, जो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है, इसमें जो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो इंक्रीज हुआ है उसमें रिस्पायरेटरी बर्स्ट होता है, और उसमें जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनती है दे हैव अ एबिलिटी ऑफ टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। ये हो गया ऑक्सीजन डिपेंडेंट। अब ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, तो जो लाइसोजाइम या लैक्टोफेरिन्स जैसी जो केमिकल्स है, सर्टन कैटायनिक प्रोटीन्स है, these are released into the phagolysosome and can damage the bacterial membranes, okay। ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डैमेज करती है। अब ये प्रोसेस देखिए आप, इसमें कोई भी ऑक्सीजन का कोई भी यूज़ या फिर कोई भी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डैमेज करने के बाद जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, दे डाइजेस्ट द किल ऑर्गेनिजम्स एंड द डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज टू द एक्सटीरियर, मतलब जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल के बाहर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का रोल नहीं है, पर ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में ऑक्सीजन का रोल दिखता है, वहाँ पर रिस्पायरेटरी बर्स्ट दिखता है, ओके। देन सेकेंड मैकेनिज्म है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस। आपने बहुत जगह पर या फिर सुना होगा कि इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, जब भी कोई हमें काटता है, बाइट करता है, आपने देखा होगा हमें बहुत सारे मच्छर कभी कभी काटते हैं तो ऐसा स्वेलिंग होता है वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ बाइट किया है, या फिर रेडनेस आती है, स्वॉलिंग होता है, स्वेलिंग्स होता है और इचीनेस होता है। तो वो क्यों होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ओके। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में तीन पार्ट आते हैं, एक है वैसोडाइलेशन, सेकंड वन इज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस भी बोलते हैं, ओके। तो वैसोडाइलेशन का मतलब है, वैसो मीन्स इट इज रिलेटेड टू वेसल्स, ओके। अब कौन कौन से वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स है, कैपिलरीज है, ओके। तो ब्लड वेसल्स आर इंक्रीज इन डायमीटर एट अ साइट ऑफ इंजुरी एंड देयर इज अ एंगॉर्जमेंट ऑफ कैपिलरीज। अब क्या होता है देखिए, जहाँ पर बाइट किया है वहाँ पर जो कोई भी, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो हम लेते हैं, जो मॉस्किटो है उसने क्या किया, बाइट किया है तो उसकी सलाइवा हमारे अंदर आ गई है, तो क्या यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई एंटीजीन अंदर आ रहा है, ओके। मतलब फॉरेन मैटर हमारी बॉडी के अंदर आया है। तो अभी क्या होगा,
वहाँ पर जाने वाले जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर इंक्रीज होता है, और उसके अगेंस्ट जाने वाले जो कैपिलरीज होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो एंगॉर्ज होते हैं। इसके कारण वहाँ पर रेडनेस दिखाई देती है, या फिर इरिथेमा, मतलब इरिथेमा इट इज़ रिलेटेड टू आरबीसीज। ओके, सो आरबीसीज का नंबर वहाँ पर बढ़ता है और कैपिलरीज एंगॉर्ज होती है, जिसके कारण टिश्यू रेडनेस दिखती है। ओके, वैसो मतलब वेसल्स, डायलेशन मतलब उनका डायमीटर इंक्रीज होता है। देन इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब बहुत सारे फ्लूइड्स का इन्फ्लक्स या फिर डिफेंस सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, वो क्या करते हैं, जो एंगॉर्ज कैपिलरीज है वहाँ से जो टिश्यू डैमेज हुआ है, मतलब इन्फेक्शन की साइट है, वहाँ पर आते हैं, और उसके कारण उनका नंबर वहाँ पर इंक्रीज होता है। कैपिलरी को परमिएबल किया जाता है कि तुम क्या करो, रिलीज करो न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स, उस साइट ऑफ इन्फेक्शन की जगह रिलीज करो। उसके कारण देयर इज अ टिश्यू स्वेलिंग और एडेमा। ओके, ऐसी सूजन आती है और रेडनेस दिखता है हमें। और लास्ट रिस्पॉन्स है एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस, जिसको हम डायपेडेसिस भी बोलते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फैगोसाइट्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज, जिसमें हम क्या देखते हैं, फैगोसाइट्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पर आते हैं, टिश्यूज में आते हैं, और कैपिलरीज की परमिएबिलिटी फैसिलिटेट की जाती है। ओके, और फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस और डायपेडेसिस। और लास्ट हमारा रिस्पॉन्स है फीवर। ओके, लास्ट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है फीवर, जिसको हम सिस्टेमिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं हम, आपको पता है जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ हमने बहुत एक्सर्शन किया है तो हमें फीवर आता है। तो ये कैसे होता है, हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर जब टेम्परेचर जाए तो इसको हम बोलते हैं फीवर। तो अगर कोई भी मैक्रोफेज है, उसने इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनकाउंटर किया है। अब ये जो डायग्राम है ये क्या है, मैक्रोफेज है। ओके, कोई भी मैक्रोफेज है, उसने इन्वेडिंग पैथोजन को एनकाउंटर किया है, तो वो रिलीज करती है केमिकल्स, जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज अ साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस कौन कौन से है, तो इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है। ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। देन एडिनो हाइपोफाइसिस विल रिलीज द प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके कारण क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करता है, और जिसको हम बोलते हैं फीवर। ओके, अब फीवर आने से मतलब फीवर आ गया मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये क्या करता है, अल्टीमेटली 2 काम करता है। पहला काम क्या है, इट कॉजेस लीवर एंड स्प्लीन टू स्टोर आयरन। क्या करता है, देखिए, लीवर और स्प्लीन को जाकर कहता है कि तुम क्या करो, जो एक्स्ट्रा वाला ब्लड में आयन है ना, वो क्या करो, स्टोर कर दो। अब इससे क्या होगा, तो बैक्टीरिया हो या भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको फ्री आयन लगता है उसकी ग्रोथ करने के लिए। ओके, उसके ग्रोइंग के लिए उसको क्या लगता है, फ्री आयन लगता है। अगर ब्लड में फ्री आयन ही प्रेजेंट नहीं है तो बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसके लिए फीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक हमारा रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन बॉडी को हम निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरा काम क्या करता है फीवर, तो फैगोसाइटोसिस की जो एक्शन है वो बढ़ाता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ओके, सो ये जो फीवर है ये अगर एक्सेसिव हार्मफुल हो सकता है अगर हमारा टेम्परेचर 39.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया। ओके, किसके ऊपर, 39.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर गया, तो क्या हो सकता है, फीवर डेंजरस हो सकता है। और अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया, इट मे बी फेटल टू आवर बॉडी। ओके, इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है।
बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ससेप्टिबल है, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके कारण हमें क्या आता है, जब भी इन्फेक्शन होता है हमें फीवर आता है, पर हम क्या करते हैं, फीवर आया तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम टैबलेट लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ी देर के लिए फीवर क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आपको फीवर आ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रही है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, हेल्दी बॉडी है, उसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।